A very good afternoon to one and all. Hope you all are doing good. So today we are going to start with the new subject, that is Indian Registration Act 1908. So in this जो registration act है आपका, unlike transfer of property act, exactly unlike TPA, ये सिर्फ registration act आपका documents की registration होती है. It means it only strikes at the डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शन पे नहीं है. फॉर एग्जांपल सेल है, आप अपनी प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हो, तो उसमें रजिस्ट्रेशन क्या होगा? सेल डीड है रजिस्टर्ड होगी, ना कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो वो रजिस्टर्ड नहीं होगी. सो रजिस्ट्रेशन एक्ट सिर्फ किस पे स्ट्राइक करता है? डॉक्यूमेंट्स पे ही स्ट्राइक करता है. नाउ रजिस्ट्रेशन, अब इसमें क्या है? रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बोला है इसके इट इज रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स किसके होंगे? प्रॉपर्टी के होंगे. सो प्रॉपर्टी है ये आपकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है? ये आपका इसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में ओनरशिप देखी जाती है, पोजेशन है, ट्रांसफर है, राइट, इंटरेस्ट, टाइटल ले, और दोनों ही प्रॉपर्टीज पे टैक्स भी इम्पोज होता है. लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी है उस पे आपका कौन सा टैक्स इम्पोज होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इमूवेबल प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज होती है आपकी. इज इट क्लियर? तो नाउ जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो किसमें डील करती है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में. सो जनरली मूवेबल गुड्स की जो लाइफ है इट इज वेरी शॉर्ट. जनरली इट इज वेरी शॉर्ट. उसको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है. मूवेबल प्रॉपर्टी को जैसे हम कंज्यूम करें, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, तो जैसे उसको कंज्यूम कर रहे हैं उसकी लाइफ क्या है? शॉर्ट हो रही है. एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल अगर आप शोरूम से मोबाइल खरीद के लेके आ रहे हो, इवन इट इज अ मूवेबल गुड, जैसे ही शोरूम से आप बाहर आ गए हो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी. जितने उस मूवेबल गुड की वैल्यू भी कम हो जाएगी. अगर जैसे ही आप आ गए बाहर, फिर से आपको वो रीसेल करना है, तो उसके सपोज 50,000 का लिया है, तो उसमें कम अमाउंट में ही आपको आप उसकी सेल करोगे. तो इसमें इसकी लाइफ जैसे कंज्यूम कर रहे हो या वैल्यू है, वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है. ये यहाँ पे जो ओनरशिप के इश्यूज हैं मूवेबल गुड्स में बहुत कम होते हैं. इज इट क्लियर? जनरली शॉर्ट लाइफ है, कंज्यूम कर रहे हो, ओनरशिप के जो इश्यूज हैं बहुत कम होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में, और वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जनरली, सॉरी, जो आपकी इमूवेबल गुड्स हैं जनरली उसकी जो लाइफ है लॉन्ग लाइफ होती है, दे रिमेन इंटैक्ट. अगर आप उसको यूज भी कर रहे हो तब भी वो इंटैक्ट है. और इसमें ओनरशिप के इश्यूज ज्यादा होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में. वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. किस तरह से? कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आज, हो सकता है 10 साल बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए. अगर इंक्रीज नहीं होगी तो उसमें क्या है? लाइक मूवेबल प्रॉपर्टी में वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो इंक्रीज हो रही है. और यही एक लीगल प्रूफ है ओनरशिप, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में लीगल प्रूफ होते हैं ओनरशिप का और ट्रांसफर की जरूरत है कि ये आपने प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर किया है, लीगल प्रूफ होगा ओनरशिप का. सो जब ये ट्रांजैक्शन इट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस ट्रांजैक्शन का. और वो डॉक्यूमेंट किस लिए बनाया जाता है? उस ट्रांजैक्शन के लीगल प्रूफ के लिए बनाया जाता है. देखिए, लीगल प्रूफ के लिए बनाया जाता है. सो ये जो डॉक्यूमेंट है दैट इज रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिस. जबकि ये जो डॉक्यूमेंट जो आप रेडी करते हो वो रिकॉर्ड, और कौन प्रिजर्व कर उसको करता है, उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट ऑफिस. मींस कि उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन होती है. इज इट क्लियर? रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आप उस डॉक्यूमेंट की. नाउ सपोज अगर जो डॉक्यूमेंट है वो रिकॉर्ड कर लिया, प्रिजर्व कर लिया गवर्नमेंट ऑफिस में, तब जो आपके इश्यूज है रिलेटेड टू टाइटल, राइट, इंटरेस्ट, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो इश्यूज है रिगार्डिंग दी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, वो रिजॉल्व हो सकते हैं उस वजह से जब अगर आप रजिस्टर करवाओगे. सो every time when there is a change in right, title, interest, that is registered with the registration office. जब भी इसमें टाइटल में चेंज आ रहा है, इंटरेस्ट में चेंज है, राइट में चेंज है, तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ उसको क्या करवाओगे? रजिस्टर करवाओगे. इज इट क्लियर?
तो रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्यूमेंट्स की, अगेन आई एम रिपीटिंग, रजिस्ट्रेशन हमेशा डॉक्यूमेंट्स की है, ना कि ट्रांजैक्शन की है। सो लीगल प्रूफ, अब जो लीगल प्रूफ है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, मूवेबल प्रॉपर्टी में लीगल प्रूफ की जनरली ज्यादा जरूरत नहीं होती है। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी में। जैसे कहोगे मूवेबल प्रॉपर्टी, आपने कोई चीज खरीदी, उसका आपके पास बिल है, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन जरूरत है, चाहे वो आपकी सेल डीड है, चाहे गिफ्ट डीड है, ट्रांसफर डीड है, मॉर्टगेज डीड है। इज इट क्लियर? सो उसमें लीगल प्रूफ के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है। तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होती है? आपकी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर ये रजिस्ट्रेशन होती है। और ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया। और इस एक्ट में टोटल वी हैव 91 सेक्शंस, 91 सेक्शंस हैं, 15 पार्ट्स, सॉरी 15 पार्ट्स हैं। इस इसलिए 91 सेक्शंस हैं, 15 पार्ट्स हैं इन टोटल। सो ये जो रजिस्ट्रेशन है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। और ये कब इन्फोर्स हुआ था? दिस इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। Is it clear? It shall come into force on first day of January 1909. अब इस एक्ट का एम क्या है? इस एक्ट का एम है टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इससे पहले क्या था? रजिस्ट्रेशन अलग अलग जगह पे था, तो अब उसके बाद एक लेजिस्लेशन बना दिया, एक लॉ बना दिया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। उसमें जितने भी लॉ थे रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन वो आपके डाल दिए, जितनी भी प्रोविजंस थी वो सारी डाल दी गई है। इसमें अब सपोज आप एग्जांपल ले लो, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोई, you are the donor, you are the owner of the immovable property. Now you want to gift that property to somebody, तो you are the donor एंड तो जिस पर्सन को आप गिफ्ट कर रहे हो वो क्या होगा? डनी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या थे? वो डनी। नाउ आपने जैसे ही वो डनी ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो आप क्या करवाओगे? उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट डीड एक तैयार करवाओगे, और वो गिफ्ट डीड को फिर आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवाओगे। इज इट क्लियर? ये उसके गिफ्ट डीड को, ठीक है। उसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, आपको विद इन 4 मंथ्स जाना है, जिस दिन से वो एग्जीक्यूट हुई है उसके विद इन 4 मंथ्स आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाओगे, वहां पे जो रजिस्ट्रेशन की फी है उसको भी पे करो। Is it clear? So payment of registration fee is also necessary. जैसे आपने फी पे कर दी है, रिकॉर्ड मेंटेन होगा विद द रजिस्ट्रार इन दी जो भी उनकी स्पेसिफाइड बुक्स हैं उसमें वो आएगा। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, डू वी नीड टू रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स? नो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी दो तरह के हैं, रजिस्ट्रेबल एंड नॉन रजिस्ट्रेबल। तो रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 1, अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 1। और नॉन रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? जो कि ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है, जिनकी सेक्शन 18 के अंदर। ठीक है, लेकिन 17(1) दीज टू सेक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 17 और 18। और आपको ज्यादातर क्वेश्चंस भी 17 और 18 में से ही आते हैं। इज इट क्लियर? सेक्शन 17 सेक्शन 18 में से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज गो थ्रू होल ऑफ द एक्ट, बट ज्यादा स्ट्रेस आपको सेक्शन 17 और 18 पे देना है। सो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 17(1) में वहां पे आपको लिस्ट दी गई है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है, और वहां पे लेकिन एक्सेप्शन भी है। अगेन दे हैव मेड एक्सेप्शन टू 17(1) कि कहाँ पे रजिस्ट्रेबल नहीं है। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। ये हो गया आपका सेक्शन 17 और 18 के रिगार्डिंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द होल एक्ट, अगर हम एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो आपका जो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 16 तक है, ठीक है, वो मैं आपको जस्ट डायरेक्ट शो दिखा रही हूँ। तो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 16 तक पार्ट 2 है ऑफ द रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या बताया है कि किस तरह से क्या रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, उनकी पावर्स क्या है,
उनकी सैलरी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उनके पास उनको अपॉइंट करने की या नहीं है। इसलिए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पब्लिक ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं एज रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। सो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, उनका टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, सैलरी, अलाउंस, पावर सब आपको सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 16 तक दिया गया है। इज इट क्लियर? सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 3 चीजें आती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उस प्रॉपर्टी में राइट किसका है, टाइटल किसका है, इंटरेस्ट किसका है। क्या कोई स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट किसका है, टाइटल किसका है, इंटरेस्ट किसका है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि वो वेस्टेड है, राइट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है या वेस्टेड टाइटल है। इसलिए देन कॉन्टिंजेंट, कि वेस्टेड है या कॉन्टिंजेंट है। वेस्टेड मीन्स बाय बर्थ, कॉन्टिंजेंट मीन्स ऑन दी हैपनिंग ऑफ समथिंग। जब अब आप वेस्टेड और कॉन्टिंजेंट देखोगे, उसके बाद आप देखोगे कि वो राइट, टाइटल या इंटरेस्ट कैडल हुआ है या नहीं। CADLE, कैडल। कैडल मीन्स, दैट मीन्स क्रिएट। सी मीन्स क्रिएट, कि वो राइट, टाइटल, इंटरेस्ट आपका क्रिएट हुआ है, असाइन हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, लिमिट हुआ है या एक्सटिंग्विश हुआ है कि खत्म हुआ है, दैट इज कैडल। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप देखोगे राइट, टाइटल, इंटरेस्ट किसका है, फिर वो वेस्टेड है, कॉन्टिंजेंट है, देन कैडल कि क्रिएट हुआ है, असाइन है हुआ है वो राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, या फिर डिक्लेयर हुआ है, देन लिमिट हुआ या फिर एक्सटिंग्विश हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये एक ब्रीफ था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपका किस बारे में, तो रियल पर्पस क्या है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे क्या सिक्योर किया है। रियल जो पर्पस है रजिस्ट्रेशन का, वो वहां पे क्या पर्पस क्या है कि हर एक पर्सन को सिक्योर किया गया जो प्रॉपर्टी से डील कर रहा है, जहां पे वो डीलिंग्स को क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, तो उस पे आप रिलाई कर सकते हो उन कॉन्फिडेंस पे अपॉन द स्टेटमेंट्स जो कि रजिस्ट्रेशन में कंटेन है। उसमें फुल और कंप्लीट अकाउंट होगा ट्रांजेक्शंस का, जिससे आपका टाइटल अफेक्ट हो सकता है। इज इट क्लियर? अनलेस देयर इज सम एक्चुअल नोटिस ऑफ सम रजिस्ट्रेशन। अब इंग्लैंड में क्या है आपका, ये जो नोटिस है, ये अगर नोटिस है उससे आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिवेंट कर सकते हो, दे हैव प्रायोरिटी ओवर दैट व्हिच वाज अनरजिस्टर्ड। लेकिन जो इंडिया में जो लॉ है वहां पे क्या है, कुछ अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स इनऑपरेटिव है, इनएडमिसिबल है एविडेंस में ऑफ द ट्रांजैक्शन, और वो आपका सेक्शन 49 सेक्शन 50 में रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिया गया है, जितने जो कि सिक्योर करते हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को, दैट दे शैल टेक इफेक्ट अगेंस्ट एवरी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द सेम प्रॉपर्टी। सो कोई भी केस है तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्या रजिस्ट्रेशन का, कि जो प्रायर ट्रांजेक्शन है उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना, या कोई फ्रॉड है उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना। सो ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो रजिस्ट्रेशन है दैट कैन नॉट कन्फर वैलिडिटी अपॉन एन इंस्ट्रूमेंट जो कि अल्ट्रा वायरस है, इलीगल है, फ्रॉडुलेंट है। सो लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन ये एक इंटेंडेड है जिसे आप प्रिवेंट कर रहे हो, नॉट टू एड दी फ्रॉड। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो सब्सिक्वेंट उसको आप बाद में रजिस्टर करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए ने कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट की है बी के फेवर में, बट उसने वो डीड को रजिस्टर नहीं करवाया। सब्सिक्वेंटली क्या है, ए ने भी एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवाया बी के फेवर में, और उसमें उन्होंने फर्स्ट डीड अपनी कंफर्म करवा दी, डीड ऑफ कन्वेंस, और रजिस्टर करवा दिया। तो यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। सो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, वो प्लेस होगी ऑन द प्रोहिबिटरी एंड द पीनल सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि सीरियस डिस्क्वालिफिकेशंस इंपोज करते हैं फॉर नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 17 ये डिसेबलिंग एक्ट है, सो इसको स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट करोगे। नाउ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं? सेक्शन 17 को जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 18 आपका ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है। सेक्शन 19 आपके बात करता है कि अगर डॉक्यूमेंट
प्रेजेंट किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए इन अ लैंग्वेज, ठीक है, उस लैंग्वेज में आप कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए और वो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज रजिस्टरिंग ऑफिसर को समझ नहीं आ रही है, वो लैंग्वेज भी ऐसी है जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में कॉमनली यूज नहीं हो रही है, देन रजिस्ट्रार है वो रिफ्यूज कर सकता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करेगा। अगर लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट के साथ ट्रांसलेशन है, ठीक है, उस वो लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है जो कि डिस्ट्रिक्ट में यूज हो रही है, देन ही कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर योर डॉक्यूमेंट। सेक्शन 20 आपका क्या कह रहा है? इट टॉक्स अबाउट कि जो डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ दिए या कुछ वर्ड्स को कट कर दिया, जैसे लिखा था उसके ऊपर एक लाइन लगा दिया, इंटरलाइनेशन कर दिया, इरेजर्स किया है या ऑल्ट्रेशंस किए हैं, तब भी आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर सकता है, एक्सेप्ट के लिए रजिस्टर नहीं करेगा। लेकिन अगर जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर दिया अपने सिग्नेचर्स के साथ विद एरर्स, देन ही मे, रजिस्ट्रार ऑफिसर है, सब रजिस्ट्रार है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट के आगे कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके? टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन के रिलेटेड है 23 एंड 23A। सो 23 क्या कह रहा है कि जो 24, 25, 26 में लिखा गया है उसको साथ में लेते हुए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 24, 25, 26, कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं होगा एक्सेप्ट विल। सी, नो डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं होगा विल को छोड़ के, अनलेस, जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट आपको कब रजिस्टर करवाना है, जिस दिन वो एग्जीक्यूट हुआ है उसके विद इन 4 मंथ्स, अनलेस प्रेसिडेंट फॉर दैट पर्पस टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन द 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। सेक्शन 23A में क्या कहा है? री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स की। तो सेक्शन 23A क्या क्लियर कर रहा है कि जो सेक्शन है, अज्यूम कर रहा है, सपोज डॉक्यूमेंट आपने उस पर्सन ने रजिस्टर करवाए हैं जो उसके पास पावर नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी रजिस्टर करवाने के लिए, तब भी डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट हो गया था, रजिस्ट्रेशन उसकी कर दी गई थी, तो उस केस में क्या है, री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। वो रजिस्ट्रेशन होगी लेकिन वो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड है, तो जैसे ही आपको पता लगा कि वो जो आपका डॉक्यूमेंट था वो रजिस्ट्रेशन उसकी इनवैलिड है, आप विद इन 4 मंथ्स, जब से आपको पता लगा है कि ये इनवैलिड है, तो आप विद इन 4 मंथ्स उसको री रजिस्टर करवा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये नया सेक्शन था, ओरिजिनली इट वाज नॉट इंसर्टेड, सो इट वाज इंसर्टेड बाय द रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 15 ऑफ 1970। नाउ देयर इज अ केस लॉ, ये अमेंडमेंट क्यों हुई थी उस पे है ये केस लॉ, कि ये अमेंडमेंट जरूरी क्यों थी। जम्मू प्रसाद वर्सेस मोहम्मद आफ्ताब अली खान 1914, IA-22 इलाहाबाद 49। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो डॉक्यूमेंट था वो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया गया था, और वो डॉक्यूमेंट किसने प्रेजेंट किया था? एजेंट ने, जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 33 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। इज इट क्लियर? तो रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं थी कि उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर दे, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर दिया गया था, तो वो रजिस्ट्रेशन क्या है? इनवैलिड है। दो जो एजेंट था वो, चाहे वो टाइम विद इन टाइम पीरियड आया था, ठीक है, दैट मे हैव बीन accompanied at the time of the presentation by executive। तो इस डिसीजन से पहले ये यूजुअल था कि एक कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट को भेज देते थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, एग्जीक्यूटेंट के साथ भेज देते थे रजिस्टरिंग ऑफिसर में, बट वहां पे केयर ली जाती थी, ध्यान रखा जाता था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये विद इन टाइम प्रेजेंट हुए हैं बाय द एग्जीक्यूटेंट और बाय द ऑथराइज्ड। अब सेक्शन 24 आपका क्या बात करता है? सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्संस एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट है एग्जीक्यूट किया है सेवरल पर्संस ने डिफरेंट टाइम्स पे। सी सेक्शन 24 नाउ, where there are several persons जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम्स पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, such document may be presented for registration and for re-registration within 4 months from the date of each execution। इसलिए जब several persons different times पे डॉक्यूमेंट को, एक ही डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किए जा सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन।
इज इट क्लियर? नाउ सेक्शन 25 क्या कह रहे हैं आपके, प्रोविजंस वेयर डिले इन प्रेजेंटेशन इज अनएवॉइडेबल, कि जहां पे आपके आपके हाथ में नहीं है, आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, उस वजह से डिले हुआ है, कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, या फिर है कोई आप ये देखिए सेक्शन 25 की, जो आपके हाथ में नहीं था, विद इन 4 मंथ्स नहीं डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तो कोर्ट आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। सी, if owing to the urgent necessity or unavoidable accident any document executed, document execute हो गया, or copy of decree or order made in India is not presented for registration till after the expiration of the time within 4 months, herein before prescribed in that behalf, the registrar in cases where the delay is presentation does not exceed 4 months may direct that on the payment of fine not exceeding 10 times the amount of proper registration fee, लेकिन वहां पे आपको जितनी registration fee है उसका 10 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा, then that document shall be accepted for registration. Subsection 2 देखिए, any application for such direction may be lodged with the sub registrar who shall forthwith forward to the registrar to whom he is subordinate. Next, now section 26 क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट जब इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये जो तीनों सेक्शंस हैं 24, 25, 26 दे आर एक्सेप्शन टू सेक्शन 23. इज इट क्लियर? सो 26 क्या कह रहा है, अब सी डॉक्यूमेंट जो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुए हैं, व्हेन अ डॉक्यूमेंट्स purporting to have been executed by all or any of the parties out of India is not presented for registration till after the expiration of the time herein before prescribed in that behalf, registering officer, if satisfied that the instrument was so executed that it has been presented for registration within 4 months after its arrival in India, may on payment of the proper registration fee accept such document for registration. इसलिए तो जब डॉक्यूमेंट सेक्शन 26 क्या कह रहा है, जब डॉक्यूमेंट है वो उन पार्टीज ने एग्जीक्यूट किया जो इंडिया के बाहर है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द, जब तक टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, द रजिस्टरिंग ऑफिसर अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो गया था और ये जब से वो पार्टी इंडिया में आई है उसके विद इन 4 मंथ्स उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है, तो वो रजिस्ट्रेशन फी पे करके, जो पार्टी है रजिस्टर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फी पे करके रजिस्ट्रेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एक्सेप्ट कर देगा। सेक्शन 27 क्या कह रहा है, बिल्स मे बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम, तो विल है, विल किसी भी टाइम पे प्रेजेंट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, डिपॉजिट कर सकते हो, जिस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया। Is it clear? So guys, this was regarding your section till section 27. section 28 से 31 क्या कह रहे हैं कि कहाँ पे रजिस्टर करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, इन दी ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के ऑफिस में कराने हैं। तो सेक्शन 28 इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करता है कि डॉक्यूमेंट्स उससे जो इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वहां पे रिलेट करता है कि वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रेजेंट करोगे जहाँ पे कि सब डिस्ट्रिक्ट के मतलब उस ज्यूरिसडिक्शन में, उनकी ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी और कुछ पोर्शन या प्रॉपर्टी एज अ होल वहां पे सिचुएटेड है। अगर कोई भी पार्ट प्रॉपर्टी का वहां पे सिचुएट नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन वहां पे क्या होगी, void होगी। इज इट क्लियर? सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।